तो आइए साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या बताया था मैंने? ऐसे स्रोत जिनका लिखित विवरण भी है और जिसको पढ़ा भी गया हो, साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि ग्रंथ, ग्रंथों को लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक ग्रंथ कौन से हुए? जिनका किसी धर्म से संबंध हो, धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ, या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, या फिर जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ। ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कौन से हुए? जिनका किसी धर्म से कोई भी संबंध ना हो, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले हम हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, फिर बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैनों के धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों से। हिंदुओं के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें कोई ना कोई जानकारी प्राप्त होती है। तो उनमें जो सबसे पहला ग्रंथ है वो है वेद। वेद भारत की प्राचीनतम रचना है और वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त हुई है, और वहीं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे ही दूसरा ग्रंथ है ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ होता है। यज्ञ कर्म कांड की विधियों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ से हमें यज्ञ कर्म कांड की विधियों की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं नेक्स्ट ग्रंथ है आर्यक। आर्यक शब्द की उत्पत्ति अर्ड से हुई है, और अर्ड का अर्थ वन होता है, यानी कि वन में बैठकर जिन ग्रंथों का अध्ययन किया गया हो वो आर्यक कहलाता है। तो आर्यक से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, बहुत सारा इतिहास जानने को मिला है। वहीं नेक्स्ट ग्रंथ है उपनिषद। उपनिषद संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के आधार पर जो ग्रंथ लिखा गया है उसे हम उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद से भी हमें बहुत सारा इतिहास जानने को मिला है। वहीं नेक्स्ट ग्रंथ है वेदांग। वैदिक अध्ययन के लिए विद्याओं की शाखाओं को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। इन वेदांगों से भी हमें कोई ना कोई इतिहास जानने को मिलता है। वहीं नेक्स्ट ग्रंथ है स्मृति। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, विष्णु, बृहस्पति, ये बहुत सारी स्मृतियां हैं। इनसे समाज के विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथ है महाकाव्य। दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना मुनि वेदव्यास ने की है। महाकाव्यों से हमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं नेक्स्ट ग्रंथ है पुराण। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन या फिर पुराना। पुराणों की संख्या 18 है और इनमें से 5 पुराणों का अधिक महत्व है, मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड। पुराणों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास, धार्मिक, राजनीतिक और विज्ञान की जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये थे हमारे हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ। इसके बाद हम बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ को देख लेते हैं, क्योंकि बौद्ध साहित्य भी हमें भारतीय इतिहास की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने में सहायता देता है। तो सबसे पहला जो बौद्ध ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह हमें कहाँ प्राप्त होता है? त्रिपिटक में प्राप्त होता है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षुक हैं और भिक्षुणी हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन पर विचार किया गया है। वहीं दूसरा बौद्ध ग्रंथ है जातक। जातकों की संख्या 549 है और इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई हैं।
और उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उनकी भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है जातकों से। नेक्स्ट जो बौद्ध ग्रंथ है वो है दीपवंश तथा महावंश। इन दोनों ग्रंथों की रचना लंका में हुई है और पाली भाषा में की गई है, इसीलिए इन दोनों ग्रंथों में लंका के इतिहास का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ है वो है ललित विस्तार। इस ग्रंथ की रचना नेपाल में की गई है और इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन और उस समय की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ है वो है मिलिंद पन्हो। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ है वो है कथावथु। इस ग्रंथ को गौतमी पुण्य तिसा द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ से हमें राजा अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद और भी बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे कि बुद्ध चरित, महाविभास। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, महाविभास वसुमित्र द्वारा लिखा गया है और ये दोनों ही ग्रंथ कनिष्क के काल में लिखे गए हैं, इसीलिए इन दोनों ग्रंथों से कुषाण वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि कनिष्क कौन से वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। ऐसे ही कुछ जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ थे जैसे कि भद्र बाहुचरित, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र, त्रिलोक प्रजटित, आराधना तथा कोश। ये सारे जैन साहित्यों से हमें 24 तीर्थंकरों और महावीर स्वामी का वर्णन मिला है, उस समय की भारत की स्थिति का वर्णन मिला है। तो ये तो थे हमारे धार्मिक ग्रंथ जो किसी न किसी धर्म से संबंधित थे, जैसे कि हिंदू धर्म या फिर बौद्ध या जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ। इसके बाद हम धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों को पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कौन से होते हैं? जिनका किसी धर्म से कोई भी संबंध नहीं होता है, ऐसे ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कहलाते हैं। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं। पहला है कल्पना प्रधान लोक साहित्य जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ और दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृतांत। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ लेते हैं, कल्पना प्रधान लोक साहित्य जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ, जिनका किसी समाज से संबंध होता है या लोगों के जीवन से संबंध होता है। इसमें पहला ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की है और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का राजा था। तो अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी प्राप्त हुई है? मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, मौर्य वंश की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुई है और अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली की रचना द प्रिंस से की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रंथ है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है और इससे भी हमें कोई ना कोई इतिहास जानने को मिलता है। इसके बाद कालिदास की रचनाएं हैं जैसे मालविका मित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार। बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास की जिससे हमें कोई ना कोई इतिहास जानने को मिला है। देखो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के राजा थे। तो कालिदास की अधिकतर रचनाओं से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और इसके अलावा उस समय की जो संस्कृति थी, उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी, उसकी भी जानकारी हमें मिलती है इन ग्रंथों से। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रंथ है वो है हर्षचरित। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इस ग्रंथ से हमें हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था की जानकारी मिली है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रंथ है वो है महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित है और महाभाष्य से हमें मौर्य काल की जानकारी मिली है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ के द्वारा हुई है और राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिली है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। इस ग्रंथ से चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र की जानकारी मिली है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे और उनके राजकवि थे, इसलिए चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया है, उनके जीवन का और उनके चरित्र का वर्णन किया है। तो ये तो थे कल्पना प्रधान लोक साहित्य जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ। इसके बाद मैंने धर्मनिरपेक्ष में दूसरा कौन सा बताया था? विदेशी यात्रियों के वृतांत। देखो
समय समय पर अनेक विदेशी विद्वानों ने भारत की यात्रा की थी, किसी न किसी राजा के शासनकाल के दौरान, और उन यात्रियों ने अपने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। कुछ यूनानी इतिहासकार थे, कुछ चीनी, कुछ तिब्बती, कुछ मुसलमान। तो समय समय पर ये भारत आते हैं और अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम यूनानी वृत्तांत को देखते हैं। कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सबसे पहला है हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में भारत की उत्तर पश्चिम जातियों तथा भारतीय सीमा प्रांत और हकमनी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। इसके बाद कुछ यूनानी सिकंदर के साथ आए। सिकंदर के साथ अनेक लेखकों ने भारत के विषय में अपने विचार लिखे हैं। इसके अलावा मैगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था, उसने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, इंडिका। इंडिका में भूगोल, कृषि, इन सब से संबंधित जानकारी प्रदान की है। तो ये थे यूनानी वृत्तांत, जो यूनानी इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए हैं। वहीं दूसरा है चीनी वृत्तांत। कुछ चीनी इतिहासकार भी भारत की यात्रा करते हैं और अपना अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। चीन का प्रथम इतिहासकार था सुमाचीन, जिसे चीनी इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उसमें भारत की स्थिति का वर्णन किया। वहीं दूसरा इतिहासकार है फाहान। फाहान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और उन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। वो भारत आया किस लिए था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। जब वो भारत आया था तो उसने भारत की स्थिति का वर्णन किया अपने यात्रा वृत्तांत में, और दूसरा वो जिसके दरबार में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में भी जानकारी प्रदान की। फाहान 6 वर्ष तक भारत में रुका था और भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का वर्णन किया अपनी फो क्यू की पुस्तक में। नेक्स्ट जो चीनी यात्री है वो है हेनसांग। हेनसांग चीनी बौद्ध यात्री है और ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत 630 ईस्वी में। ये 15 वर्षों तक भारत रुका था और इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। इसकी पुस्तक थी CU की। इसी में उसने राजा हर्षवर्धन की जानकारी प्रदान की और उस समय की जो भारत की स्थिति थी, सामाजिक स्थिति या राजनीतिक या धार्मिक स्थिति, उसका वर्णन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीनी यात्री था वो था इत्सिंग। इत्सिंग भी चीनी यात्री था और ये भी बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु भारत आया था और इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की स्थितियों का वर्णन किया। इसके बाद चीनी यात्रियों के अलावा कुछ मुसलमान यात्री भी भारत आए, जैसे कि अल-बरूनी, जिन्होंने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी और तहकीक-ए-हिंद में इन्होंने भारत के विषय में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा अन्य मुसलमान यात्री भी थे, जैसे कि अल-बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजामी, फरिश्ता, अल-मसूदी। बहुत सारे मुसलमान यात्री थे जिनके अनुसार ये बताया गया है कि किस प्रकार भारत में तुर्क शासन स्थापित हो गया, किस तरीके से भारत में हिंदू वंश के स्थान पर तुर्क सत्ता स्थापित हो गई। तो ये थे आपके इतिहास जानने के स्रोत। यहीं पे मैं अपनी वीडियो इन करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।